नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। पूरे वर्ल्ड वाइड देखा गया है कि इंडियंस का मेजर इंटरेस्ट एंड कंट्रीब्यूशन आईटी सेक्टर में होता है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान। मैं तो कहूँगी कि रेनाउंड आईटी एक्सपर्ट हैं ये, और आज हम आपसे साथ खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं नन अदर देन अमित गोयल जी। सर, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। एंड सबसे पहली चीज़ तो मैं यही जानना चाहूँगी, स्वदेश लौटकर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? तो थैंक यू वेरी मच। पहले तो स्वदेश हमेशा, जैसे हमारे पूर्व फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी कहती थी जी कि एक कर्मभूमि है, एक मातृभूमि है। जी, तो हमेशा मातृभूमि कर्मभूमि की जगह नहीं ले सकती। बिल्कुल। ऐसे ही कर्मभूमि हमेशा, जैसे रोटी और उसके लिए हमें करना ही पड़ता है, लेकिन हमेशा अच्छा लगता है। यहाँ वार्म वेलकम, लोग प्यार करते हैं, जी तो एक अलग ही बात है इंडिया जी। की। सर, सबसे पहली चीज़ जो हम सभी जानना चाहेंगे कि कोरोना के टाइम पे आईटी सेक्टर ही ऐसा था जो अफेक्ट नहीं हुआ था। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो धीरे धीरे जो डिजिटल इंडिया का वो था, तो जी। कोरोना ने वो चीज़ एकदम बढ़ा दी है। हम्म। लेकिन इसी में इंडिया ने उस तरीके से नहीं किया जो बाकी वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ ने किया है, हम्म। और उसका रीज़न अभी तक आइडेंटिफाई करना यहाँ की गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरी है। ओके। तो अगर आप जानते हो तो यूएस, इंडिया की जो इकनॉमी है, 2.65 ट्रिलियन डॉलर से 3.1 ट्रिलियन डॉलर हुई है इस साल। और उसमें जो हमारा जीडीपी जो एक्सपोर्ट से है, 400 बिलियन डॉलर हुआ है, जिसमें से 1.33 बिलियन सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट से आता है। ठीक है, दैट्स बिग जी। नंबर, बट ओवरऑल इकोनॉमी 20% से बड़ी है जीडीपी, लेकिन आईटी सेक्टर सिर्फ 4% से बड़ा है। दैट्स अ ह्यूज थिंग यहाँ पर जो सामने आई है। सर, कोरोना के टाइम पे इन बिटवीन एंड आफ्टर कोरोना ऑल्सो आईटी सेक्टर में बूम नज़र आया है, इसे कैसे देखते हैं आप? तो डोमेस्टिक बहुत बूम है, जी। तो यहाँ स्पेंडिंग हो रही है। हाँ। डिजिटल इंडिया, मतलब सब कुछ धीरे धीरे फोर्स किया जा रहा है कि सब डिजिटल पैसे इस्तेमाल करें। जो टफ है, पुराने जो लोग एक तरीके से कैश ही इस्तेमाल करते रहे जी। हैं ज़िंदगी भर, जैसे मेरे माँ बाप, उनके लिए वो कभी नहीं, वो ऑनलाइन नहीं मतलब अभी, करेंगे, हाँ, एक्सेप्ट नहीं कर वो नहीं, वो जी। क्रेडिट कार्ड उनसे इस्तेमाल नहीं होता, उन्हें नहीं पता कैसे लॉग इन करना है। जी। ठीक है, तो लेकिन एक जनरेशन चेंज हो रही है, Right. चेंज तो जो चीज़ 10 साल बाद होनी थी, वो कोरोना के जैसे काफ़ी फ्यूल हो गई है, और जिसकी वजह से जो चीज़ें मतलब 10 साल की जगह 2 साल में हो गई है। लेकिन ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है, तो इंडिया में क्यों नहीं एक्सपोर्ट बढ़ रहा है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री Right. का, वो हमेशा एक क्वेश्चन है। होप कि ये जल्द से हो। आगे टेक्नोलॉजीज़ जैसे बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में जिस तरीके से बढ़ रही है, उस तरीके से इंडिया में भी यहाँ पर ये सेक्टर जो है आगे और बूम लाए, इसी की हम आशा करते हैं। सर, यहाँ पर सबसे मेजर एक क्वेश्चन भी ये उठता है कि आईटी सेक्टर में ऐसा देखा जाता है कि प्रोग्रामिंग एक फील्ड जो है उस हिसाब से ज़्यादा सिलेक्ट करा जाता है, लेकिन अगर आज का यूथ अगर उन्हें दूसरे एक्सप्लोर करना है, दूसरी फील्ड, तो आईटी में और कौन से सेक्शन है जिसे वो एक्सप्लोर कर सकते हैं? तो करंटली क्या हो रहा है, वर्ल्ड वाइड डेटा बढ़ रहा है। जी। डेटा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारी हर एक चीज़ कनेक्टेड है। जैसे आपके यहाँ स्टूडियो में भी जो कैमरा है, राइट, आप पहले रील में रखते थे, अब डिजिटाइज रहता है, क्लाउड में रहता है, जिससे वो कभी डिस्ट्रॉय ना हो या बैकअप रहे और कहीं से भी एक्सेस कर सके। तो वो सब जैसे डेटा बढ़ रहा है, तो इसलिए डेटा, और फिर हम चाहते हैं कि चीज़ें एकदम हमारे हाथ पे, उंगली के टिप्स पे रहें। ठीक है, तो वो पॉसिबल होता है डेटा साइंस के लोगों के, क्योंकि वो प्रॉपरली उसे टैग करते हैं, इंडेक्स करते हैं, जिससे वो चीज़ें जल्दी होती हैं। तो जो फ्यूचर है इस वक्त, द हॉटेस्ट फील्ड इज़ इधर डेटा साइंस, या फिर दूसरा है साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि जब चीज़ें आपके घर के अंदर नहीं हैं, बाहर हैं, क्लाउड में हैं या सर्वर्स पे हैं कहीं और, तो उसमें हैकर्स आ सकते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा फील्ड हो जाता है, जिससे वो डेटा सिक्योर रहे और गलत हाथों में ना पड़े, या फिर हैक करे। जब से अब धीरे धीरे जैसे बिटकॉइंस, डिजिटल करेंसी, इसकी बात चल रही है, इंडिया ने अभी उसको फाइनल वो किया है, मान्यता दी है। तो उससे क्या होगा? तो अगर ये सब चीज़ें ऑनलाइन है, तो एक तो ना, बैंक कोई भी चोरी कर सकते थे पहले हैक करके, उस तरीके से आपके पैसे भी कोई ले जा सकता है। अब तो आपके पैसे आपकी जेब में एक तरीके से, आपके वॉलेट में, लेकिन कोई भी हैक कर सकता है। तो साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस, ये मेजर फील्ड है। सर, फिलहाल देखा जा रहा है कि रिमोट वर्कफोर्स हो चुका है, तो ऐसे में क्या कुछ चैलेंजेस एम्प्लॉयज़ के लिए भी आते हैं एंड कंपनी के लिए भी सामने आते हैं? तो जो फ्यूचर है, जी। कोविड ने, जो कि फिर अगेन 10 सालों में होना था, तो फ्यूचर तो इट्स अ बेस्ट पर्क जो एक एम्प्लॉयर दे सकता है, इज़ रिमोट। राइट। लेकिन उसके बड़े बड़े चैलेंजेस हैं दोनों के लिए। और इंडिया जैसी इकोनॉमी में जहाँ घर छोटे होते हैं, पीछे नॉइज़ होती है, तो बंदों को मीटिंग्स लेनी होती हैं, फिर
लोग जो प्रोफेशनल्स हैं काम कर रहे हैं बाहर की कंट्री के लिए, तो टाइम जोन का बड़ा डिफरेंस है। राइट। अगर वो दिन दिन में ही काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो मीटिंग शाम को लेनी होती है क्योंकि उनका जो कस्टमर है या काउंटर पार्ट है वो कंट्री से बाहर है, जैसे यूएसए में है, इंग्लैंड में है, यूरोप में है। तो वैसे जैसे मैं जीडीपी की इम्पोर्ट की बात कर रहा था, एक्सपोर्ट की सॉफ्टवेयर की, तो 40% एक्सपोर्ट जो होता है जैसे 1.33 बिलियन का 40% गोज टू यूएस। तो 12 घंटे का सीधा डिफरेंस हो गया, राइट। तो लोगों को मीटिंग लेट लेनी पड़ती है जबकि उनके परिवार से प्रॉब्लम होती है अगर वो रिमोट काम करते हैं। तो धीरे धीरे मेरे हिसाब से इंडिविजुअली पॉड्स बनने चाहिए जहाँ लोग जाके काम कर सकें या मीटिंग्स ले सकें जी। और फिर उसके साथ साथ एम्प्लॉयर की तरफ से है कि सही में आपका प्रोफेशनल वो काम कर रहा है जो उसे चाहिए, ठीक है। तो वो उसके लिए जो इतने सारे बेंचमार्क्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वो वाली कंट्रीज और डेवलप हो रही हैं बहुत ज़्यादा। तो और दोनों तरफ से प्रॉब्लम, जैसे प्रोफेशनल्स के लिए भी जी। और कंपनीज के लिए भी, जी। कि उसको मेजर कैसे किया जाए। जी। और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब आप इंडिविजुअली जाके ऑफिस में साथ साथ काम करते हैं तो रिकग्निशन, ग्रोथ अलग होता है, क्योंकि एक जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जब लोगों से आप मिलते हैं चीज़ें सीखते हैं तो बढ़ते हैं आगे। अब आप इंडिविजुअल कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हो गए। तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर से कंपनी कैसे रिकग्नाइज करे कि आपका जॉब क्रिटिकल है और आप सीखने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो वो एक चैलेंज आएगा। तो अगेन वो दोनों के लिए है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए जो चैलेंजेस हैं वो फिलहाल जो हैं बरकरार अभी इस समय रहते ही जाएंगे, और कुछ टाइम के बाद ऐसा हो सकता है कि अगर पोर्टल्स वगैरह बिल्डअप हों देन ये थोड़े से चैलेंजेस कम हो जाते हैं। जब कोविड आया था एंड लॉकडाउन जैसी सिचुएशंस आई थी तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो वर्कलोड था वो बढ़ भी चुका था और कहीं ना कहीं परेशानी भी हो रही थी, क्योंकि आप पहले वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ की प्रॉब्लम आ रही है, कभी नेटवर्क का इशू आ रहा है तो कभी कुछ और चैलेंजेस जो है लगातार सामने बढ़ते आ रहे हैं। सर, एक और जहाँ पर सवाल आता है, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हाल ही में आपने पीएम नरेंद्र मोदी से मीटिंग करी, ग्रीन कार्ड को लेकर आपने उनसे खास चर्चा करी, क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में आपने बात करी, और ऐसा क्या कुछ आगे हो सकता है ग्रीन कार्ड को लेकर एक नया स्टेप जो है इंडियंस के लिए हेल्पफुल हो सकता है? तो देर तीन स्टेप्स हैं। 2020 में हमने नरेंद्र मोदी से की थी और सितंबर 2021 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो पास्ट प्रेसिडेंट रहे हैं यूएस से। तो ग्रीन कार्ड एक बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है। तो हम जैसे एम्प्लॉयर्स जो यूएस में हैं, तो हमारे को ये नहीं था कि एम्प्लॉय जो हमारे इंडियंस हो, हमें तो एक टैलेंट चाहिए, अच्छा टैलेंट चाहिए। हम चाहते हैं इंडिया से हो क्योंकि हमारी मातृभूमि रही है, लेकिन और इंडिया की एक सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ भी है, वर्ल्ड नंबर वन, राइट। तो लेकिन उसके हमारे एम्प्लॉयज़ को वहाँ परमानेंट होने में 13 से 15 साल लग रहे हैं। और वो 13 से 15 साल जब है जब हम जैसी कंपनियां बहुत जल्दी उनका इमिग्रेशन का ध्यान रखती हैं। बाकी कोई बंदा दूसरी कंट्री से आ रहे हैं, उनका 3 साल, 2 साल, 1 साल में ग्रीन कार्ड आ जाता है। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस। जबकि मैं एम्प्लॉयर, मैंने नहीं कहा था कि मुझे इंडिया से चाहिए, मैंने गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजमेंट करने को बोला, सब कुछ मैं करता हूँ। लेकिन उसके बाद जब एप्लीकेशंस आती हैं 100 में से 90 एप्लीकेशंस होती हैं और जो इंडियन डिसेंट से रिलेटेड लोगों की होती हैं जो क्वालिफाइड होते हैं, तो 9 आउट ऑफ 10 जो है वो इंडियन डिसेंट के हैं। तो हमारे पास चॉइस नहीं है। और लेकिन वो 12-13 साल वहाँ रहते हैं और उसके बाद उनका ग्रीन कार्ड नहीं होता, फैमिली चेंज होती है, राइट। इतने साल लोगों की शादियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, तो सब कुछ बढ़ता है और वो लोग वहाँ रहते हैं और उनको हमेशा डर रहता है कि यहाँ आए या ना आए वापस इंडिया स्टैंपिंग तक के लिए। और फिर इससे रिलेटेड दूसरी चीज़ है कि यूएस ने जो टेम्पररी वीज़ा H1B किया हुआ है, तो 6 साल का है। 6 साल आप रहते हैं वहाँ पे और वापस अपने वतन आते हैं, लेकिन 6 साल में आपने 12% अपनी इनकम का एक रिटायरमेंट अकाउंट में दिया था, जिसे सोशल सिक्योरिटी बोलता है यूएस। कायदे में यूएस वो लौटाता ही नहीं है। तो हमारी तो ये मांग है कि ये चीज़ें गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों के पैसे वहाँ के रिटायरमेंट अकाउंट में रखे जा रहे हैं जो उन्हें कभी नहीं मिलने, क्योंकि उसके लिए उन्हें कम से कम नहीं तो वहाँ 10 साल रहना होगा। बिल्कुल। और वीज़ा सिर्फ 6 साल है। फिर दूसरा जो है कि तो ये बहुत चीज़ें ना बहुत ज़रूरी हैं कि प्रायोरिटी जो पहले लाइन में आया उसे मिलनी चाहिए, देन कि आप कंट्री कोटा हो, एम्प्लॉयमेंट बेस, ठीक है, आपको दूसरी चीज़ों में करना है, डाइवर्सिफाई करना है। तो इससे रिलेटेड हमारी बात हुई थी शासन से यहाँ पे और यूएस में भी।
लेकिन यूएस में कुछ कांग्रेसमैन हैं जो इस बिल के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन एक पुश चाहिए, राइट, एक पुश चाहिए, एक पॉलिटिकल पुश चाहिए, एक जो भी यहाँ जिस तरीके से चीज़ें काम करती हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैं जो तुलसी सिलावट कैबिनेट मिनिस्टर तुलसीराम सिलावट जी के रिप्रेजेंटेटिव हैं मिस्टर अशोक गोयल, उनसे ही मैंने बात करी थी और उन्होंने कहा था नहीं वो इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, तो ये बहुत अच्छा है। और रही बात आपके इंदौर की जी, राइट, क्योंकि इंदौर मेरी ससुराल है जी, लेकिन ये शहर मुझे बहुत अच्छा लगता है और खाना, बिल्कुल, लोग जी, तो अभी जैसे हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो सारा चल रहा है कि आईटी बढ़ रही है, बूम हो रही है, इंदौर में तो नहीं बढ़ रही है इतना, जी, क्यों नहीं बढ़ रही है? जबकि आज की डेट में टीयर 2 सिटीज़ जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि रिमोट वर्कफोर्स है, लोग घर जाके अपना काम कर सकते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, एजुकेशन अच्छी है, लोग अच्छे हैं, वेदर अच्छी है, तो उसके लिए क्या किया जाए? राइट, तो वो एक और ज़रूरी बात है, पहलू एक और एड ऑन होने जैसा। यहाँ पर आईटी से रिलेटेड काफ़ी सारी जो स्टेप्स हैं जो आगे और हेल्पफुल हो सकते हैं इस सेक्टर को बूम अप करने के लिए, और जो नेसेसरी भी हैं कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ के लिए जो यहाँ से फॉरेन जाते हैं अपने आगे फ्यूचर और करियर के लिए। सर, आईटी में एक और टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कि वर्ल्ड इज़ फ्लैट। सर, क्या मीनिंग है इसका? तो ये काफ़ी साल पहले फ्रीडमैन राइटर थे, उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी निकाली। वर्ल्ड इज़ अ फ्लैट मीन्स टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से आप कहीं भी काम कर सकते हैं, बट क्या ये सच है? नहीं है, क्योंकि अगर आप कहीं भी काम कर सकते हैं लेकिन आपको मीटिंग्स के लिए यूएस जाना है, वीज़ा की प्रॉब्लम है, क्यों है? तो ये सब चीज़ें फिगर आउट होनी चाहिए, गवर्नमेंट के बीच में ट्रीटीज़ होनी चाहिए। जैसे मैंने बात की वीज़ा की ही, राइट, ये जो H1B वीज़ा जो यूएस सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है जिसका, तो वो वीज़ा, मैं एक एसोसिएशन जुड़ा हुआ हूँ जिसका मैं इमिग्रेशन चेयर हूँ, IT सर। तो पिछले जब से ट्रम्प में नहीं, 2010 में एक मेमो था, मेमो इज़ लाइक अ लॉ इन यूएस, तो वो मेमो 2010 में, लोग कहते हैं कि रिपब्लिकन्स अच्छे नहीं हैं या डेमोक्रेट्स अच्छे हैं लोगों के लिए जो बाहर से आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 2010 में ओबामा प्रेसिडेंट थे और जब वो मेमो था पुराना, वो रूल फिर से लाया गया जिसकी वजह से कोई भी स्टैंपिंग के लिए आते थे तो सब इंडिया में फंस जाते थे। तो उसके लिए मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन 2018 में यूएस गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर सबको सू किया, 2020 में केस जीता, और आप देखिए आज की डेट में लोग आते हैं इंडिया और स्टैंपिंग आराम से हो रही है। और तो और 1 साल का 6 महीने 1 दिन का ऐसा वीज़ा मिलता था स्टैंप H1B का, वो अब 3 साल का पूरा मिल रहा है। और इसके साथ साथ ही फर्दर जो चीज़ें हैं कि अभी जैसे दिस इज़ अ गोल्डन टाइम, 2022 इज़ अ गोल्डन टाइम, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया है कोरोना के होते, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स इतने अवेलेबल नहीं है, जिनको भी कभी यूएस का वीज़ा मिला है और कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मतलब डिनाई नहीं हुआ है, तो आज की डेट में उन्हें इंटरव्यू के लिए जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ड्रॉप बॉक्स आप करिए, होम कंट्री में आपको करनी होगी, लेकिन आप ड्रॉप बॉक्स जाके मतलब अपना सिर्फ फिंगरप्रिंटिंग कराइए, अपना पासपोर्ट ड्रॉप करिए और आपका वीज़ा आपको मिल जाएगा। दैट्स अ वेरी ग्रेट रिवॉल्यूशन, मैं तो कहूँगी, जो इंडियन लोगों के लिए जो आया है। सर, यहाँ पर आपसे जानना चाहते हैं कि जो यंगस्टर्स जिन्हें अपना आईटी में करियर बनाना है, आगे और इस फील्ड में एक्सप्लोर करना है और फॉरेन अगर वो सेटल होना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए आपका क्या एक स्पेशल संदेश रहेगा? तो उससे पहले है कि बाहर क्यों जाना, पहले तो ये है, जैसे मैं हूँ, मैं गया था, मेरी ज़रूरत थी, अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड थी, कोई अपॉर्चुनिटी आई, मैं चला गया। उसके बाद मैंने सन 2003 में अपना बिजनेस शुरू किया यूएस में, तो उस वक्त चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड भी थी। आज की डेट में जहाँ 13 साल 15 साल लग रहा है और गवर्नमेंट की हेल्प होनी चाहिए जैसे ग्रीन कार्ड में, अगर वो चीज़ें होती हैं, हाँ, लेकिन बाहर जाने के बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन अगेन अभी यूएस में डेटा साइंस से रिलेटेड जो लोग मास्टर्स करते हैं, अभी जो स्टूडेंट जा रहे हैं F1 वीज़ा पे, उनको 3 साल की OPT मिलती है, लेकिन स्टेप से मिलती है, पहले 1 साल की और फिर 2 साल की। अब डेटा साइंस से रिलेटेड जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं उन्हें सीधा 3 साल की OPT है। तो यूएस गवर्नमेंट, यूएस स्मार्ट है, उन्हें पता है क्या चल रहा है, क्या उन्हें चाहिए, और ऐसे ही हमें एज अ इंडिविजुअल स्मार्ट होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि क्या ज़रूरी है हमारे लिए और क्या हमारे हक में है। बिल्कुल। तो डेटा साइंस एक फील्ड है और फिर साइबर सिक्योरिटी, ये 2 फील्ड हैं। और बेस्ट पार्ट है, इतनी सारी ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं आज की डेट में, कोर्सेज हैं अवेलेबल ऑनलाइन, जो ज़रूरी नहीं है कि कॉलेज या स्कूल से ही सीखें, तो बाहर भी जाके सीख सकते हैं ऑनलाइन।
थैंक यू सो मच सर, आज इतनी सारी आईटी सेक्टर से रिलेटेड आपने बातें यहाँ पर साझा करी जो सभी के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जब भी हम फॉरेन जाने की बात करते हैं, वहाँ सेटल होने की बात करते हैं, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज इज कि वीज़ा, सबसे पहली चीज़ तो ये। और आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री में जाते हैं तो एज इन किसी भी आप कंट्री से हो, आपको कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करने ही पड़ते हैं, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। यहाँ पर सर ने बहुत ही सरलता से यहाँ पर एक जवाब दिया यहाँ पर कि किस तरीके से आपको आपके राइट्स का पता होना ज़रूरी है और किस तरीके से आप सही पेपर वर्क से भी वहाँ पर जाकर अपनी वैल्यू वहाँ के लोगों को भी आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आज हमारे साथ बने रहने के लिए, इतनी सारी खास बातचीत करने के लिए। एमपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को भी आई होप ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा और आईटी सेक्टर्स से रिलेटेड जितने भी यूथ हमारे साथ आज जुड़े होंगे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आज हमने यहाँ पर पहुँचाई है। इसी के साथ ही मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। बाकी सारी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।